गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम बात करेंगे सीटेट 2016 सितंबर में जो पेपर आया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। 1 में दिया गया है कि विद्यार्थियों में समप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो यहाँ पे समप्रत्यात्मक विकास क्या है, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चे को आप सबसे बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, सोच मतलब तर्क तर्क देकर या फिर किस तरीके से समझा करके, एग्जाम्पल देके, मतलब ये मेथड होता है कि बच्चे का सिखाने का एक तरीका। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, जब विद्यार्थी को वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड देना। तो मैंने बताया दंड के लिए तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बच्चा अपने आप समझ जाएगा, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। याद करने के लिए कहकर लर्न करने के लिए कहना तो बिल्कुल गलत बात है। एनसीएफ में भी बोला गया है कि बच्चों को लर्न करके एकदम रटने के लिए कोई चीज़ नहीं कहना है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ पर मूल रूप से बच्चे के पढ़ने लिखने और गणित की संख्यात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं गणित मतलब पढ़ने लिखने और गणित इतनी चीज़ें बता दी जाए तो बच्चा वहाँ पे प्रभावी ढंग से सीखेगा। तो ये तो गलत हो गया। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों के आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा कर, निष्क्रिय विद्यार्थियों को निष्क्रिय भी नहीं करना है। ये भी मतलब बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है निष्क्रियता, मतलब उसमें मतलब उनको निष्क्रिय रखने का मतलब उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने बताया कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको बच्चों को ही देना है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। मतलब बच्चों को उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और अनुभव, जहाँ पे वो ऐसा अनुभव करते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता हुआ कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में आप क्या बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती हैं। ठीक है, हाँ ये तो सही है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी ठीक है। बच्चे के अपने अनुभव के बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, ये भी सही है। तो आपका ABC फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों सही है। अब बात करेंगे फोर्थ की, जब कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, बिल्कुल गलत। ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। इससे करने की कोशिश करो, तुम भी सीख जाओगे, ये आपका बेटर ऑप्शन है। चलो, और इस उसके करने से पहले ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलना है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर लिया, ये भी गलत है। तो आपका सब बेस्ट ऑप्शन पॉजिटिव सेकेंड ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, कोई शिक्षिका, इसमें दिया गया फिफ्थ में, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहन कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने के लिए उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, ये भी तो गलत है। उससे चिंता और डरा कर, ये भी गलत है। प्रतियोगात्मक परीक्षण, ये भी गलत है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे बेटर है, तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे कि वे शिक्षक का सम्मान करें, बिल्कुल गलत। दंड तो हमें देना ही नहीं है, पर इससे जो करते हैं ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक, ये भी गलत है। किसी अंक प्राप्त करने के लिए नहीं है कि बस मार्क्स मिल जाए बच्चे को, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें, ये बेटर ऑप्शन है। फोर्थ भी देख लेते हैं, रट कर, ये तो बिल्कुल गलत है।
जहाँ याद करने की याद आ जाए, याद करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत कर देना। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शारीरिक दंड तो देना नहीं है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना बच्चों की नहीं करनी है, एंड सेकेंड ऑप्शन है प्रतियोगात्मक कक्षा। प्रतियोगात्मक कक्षा इसमें क्या है, और व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रतियोगात्मक कक्षा का मतलब यहाँ पे है मतलब बच्चों के बीच प्रतियोगिता वाली कक्षाएं जो हो ज़्यादातर, और व्यक्ति सापेक्ष मतलब किसी पर्टिकुलर हर बच्चे पे ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है बेटर है कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा होनी चाहिए। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विद्यालय किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसका तो पता है, सिर पदाभिमुख का मतलब सिर से पैर की ओर। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। 9 नंबर देखेंगे, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये होता है प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है, जिसमें भाषा का विकास सबसे अच्छे तरीके से और तेजी से होता है। अच्छे तरीके से मान सकते हैं जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शित करती है। असाधारण का मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उन्हें नृत्य प्रतिदिन प्राप्त करने भेजते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं उनके दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगी। मतलब जो बच्ची है 6 वर्ष की लड़की, वो खेलकूद में बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा कर रही है। तो पेरेंट्स का उसके बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो उसमें एक तो आनुवंशिकता का इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा ईवीएस पर्यावरण जो उसे सिखा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? देखो प्राथमिक वाले में तो परिवार हो ही जाता है, जो सामाजिक विकास करते हैं बच्चे का परिवार, तो परिवार को तो हटा देना है, ये नहीं लेना है, परिवार है इसमें, ये भी नहीं लेना है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, इसमें भी परिवार आ गया तो ये भी गलत है। विद्यालय और पास पड़ोस गौड़ वाहक बोला गया है, तो परिवार को छोड़ करके विद्यालय और पास पड़ोस के लोग गौड़ वाहक हो सकते हैं। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण। देखिए संज्ञात्मक विकास का मूल कारण जो वाइगोत्स्की ने बताया है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया। एक्चुअली वाइगोत्स्की का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर में हमेशा सामाजिक स्तर की बातें सोचना, क्योंकि बच्चा, वाइगोत्स्की ने ये बोला है कि बच्चा सामाजिक चीज़ों से ही ज़्यादा बेटर अच्छे से सीख सकता है। तो जो ऑप्शन सामाजिक से रिलेटेड होगा वही ऑप्शन आप ले सकते हो वाइगोत्स्की में। 13 क्वेश्चन देखेंगे। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर को हल भर के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये दर्शाता है ना कि अच्छा लड़की और अच्छे लड़के का अनुकूलन है, ये फर्स्ट ऑप्शन। 14 जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे रहोगे भगवान न्याय करेंगे। और शिक्षकों माता पिता द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बेस्ट है। जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, ये जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए सीडीपी में क्या है, सीटेट में बात करता हूँ मैं। सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितना बेटर तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को रीड करोगे उतना ही बेस्ट ऑप्शन आप चूज़ कर पाओगे।
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता हो। तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए। हतोत्साहित मतलब बच्चों को ऐसा मत डरा दो कि अरे वो सीख नहीं सकता। दूसरा है आवृत्ति को बढ़ावा देना, ठीक है, बेटर है। और खोज को प्रोत्साहित करना और नियामक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो खोज को बच्चा सीखे नई नई चीज़ें, तो ये ऑप्शन सही है आपका थर्ड। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ये, इसके ऑप्शन आप पढ़ लेना, लेकिन इसका जो यहाँ पे चलो मैं प्रॉपर कर ही देता हूँ। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की ग्रहण करें। ये तो पहला ऑप्शन, यही सही भी है। सेकंड देखते हैं, क्षमता भाग्य, ये तो बिल्कुल गलत है। और अवधि के भीतर नहीं बदलती, हर बच्चे के प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बुद्धि की कुल बुद्धि लब्ध है, ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 18 देखेंगे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका ऑप्शनल आप देख लेना कि इसका ऑप्शन जो है ये लास्ट वाला सही। जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, मतलब जिन पियाजे ने कहा है कि बच्चा स्वयं से बात कर रहा है, तो ये अहम केंद्रित हो गया। और दूसरा लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन तो बहुत गलत होता है बच्चों का। लिंग है तो इसमें कह रहा है सहज गुणन, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना। तो ज़्यादातर लोग शारीरिक संरचना लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लिंग के बारे में यहाँ पे मेल और फीमेल की बात कर रहा है, तो ये जो हम निर्धारित करता है कौन करता है? सामाजिक संरचना। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, सामाजिक संरचना है ये। मतलब जो बोला जाता है ना कि लिंग के लिए कि ये लड़की ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, तो ये हाँ मतलब सामाजिक संरचना के तरीके से बनाया गया है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तथ्यों पर आधारित समस्या प्रत्यात्मक के प्रश्न, वैष्णव बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण। तो वाइगोत्स्की की बात आ गई, तो वाइगोत्स्की ये बोलते हैं कि जिसमें बच्चे मिलजुल के सामाजिक स्तर से सीखें। तो इसमें सहयोगी प्रोजेक्ट जो होगा, जैसे कई बच्चे मिल के सहयोग कर रहे हैं, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आप वाइगोत्स्की की बात हो जाए तो कोई काम जो सामाजिक स्तर पे हो रहा है वही ऑप्शन लेना आप। 21 की बात करेंगे। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बेटर ऑप्शन है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब किसी पर्टिकुलर बच्चे को समझने के लिए क्या करेंगे आप? शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम, बिल्कुल गलत। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके, ये भी गलत है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, ये भी गलत है। और ऐसा तो नहीं जो अंक अच्छा ला रहा है बस उसी को आप मतलब नामित कर देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। 22 आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। विद्यार्थी को उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलना तो बच्चों को करनी ही नहीं है, ये भी गलत है। उनके विद्यार्थियों में भय तनाव पैदा नहीं करना है। बच्चों को सिखाने के लिए आया हो या भय और तनाव बनाने के लिए उनके अंदर आया हो। तो इसमें यह है उनके विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होना, बच्चे मतलब किस तरीके से क्या किए हैं उसके बारे में जानकारी लेना, बस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। 23 की बात करेंगे यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अनुमति, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। सत्तावादी भी नहीं होना चाहिए कि आप ऑर्डर चला रहे हो बच्चे के ऊपर। अधिनायक ही नहीं, ये भी नहीं है।
इसका सुविधादाता, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सुविधा से उसको दूर करो। 24 की बात करेंगे। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो अनुसंधान सुझाते हैं, अनुसंधान मतलब एक तरीके से खोज होती है। ये क्या होता है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं जो होती हैं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 25 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, मतलब यह समावेशी शिक्षा के लिए बोला जा रहा है कि जैसे जो लोग सुन कम पाते हैं, जिनको दिखाई कम देता है, तो ये विशेष आवश्यकता वाले बालक हो गए। विशेष आवश्यकता वाले में सभी टाइप के बच्चे आते हैं, जो जिन्हें प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी विशेष आवश्यकता वाले में ही आ जाते हैं। तो इसमें विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये भी गलत है। ऐसा नहीं कि अगर विशेष आवश्यकता वाले बालक आ रहे हैं तो उससे विद्यालय पर भार बढ़ जाएगा। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सेकेंड ऑप्शन बेटर है। यह काल्पनिक लक्ष्य, ये भी गलत है। जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है। हमारा जो समावेशी शिक्षा बनाया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं सभी को एक साथ क्लास में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। 26 देखेंगे यहाँ पे। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अनुगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि देखो ये कथन सही तो है, गलत तो बिल्कुल नहीं है। तो सही वाले ऑप्शन दो हैं, इन दोनों में से बेटर ऑप्शन ढूंढना है कौन सा है, क्योंकि इसे कक्षा अधिगम श्रेणीगत दिखाई देती, खास इफेक्टिव नहीं है ये। लेकिन ये वाला जो है फोर्थ ऑप्शन, इसमें कह रहा है कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं, जब मिलजुल के सीखते हैं। वैसे भी वाइगोत्स्की ने बताया कि सामाजिक स्तर से जो बच्चे सीखते हैं, मिलजुल के सीखते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस या मतलब बेटर अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। अगर कोई बच्चा कम सुन रहा है तो बहुत अच्छा कर सकता है, बट उसे उपयुक्त सुविधा दी जाए और साधन उपलब्ध कराया जाए। 28 बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी क्या होता है, बहुत ही तुकमिजाज होता है, गलत। वह रस्मी जैसा व्यवहार करता है, हाथ थड़पड़ा ऐसा तो कुछ नहीं करता। वह आक्रामक और कुंठित होता है, बिल्कुल गलत। इसका फोर्थ ऑप्शन। वह कक्षा की गतिविधियाँ अधिकम चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है, ये फोर्थ ऑप्शन। 29 एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित। सेकंड ऑप्शन सही है इसका, ये गलत है। छोटी छोटी उपलब्धि, ये भी गलत है। पुरस्कार देना, ड्रिल और ये भी गलत है। अगर बच्चों के वास्तविक जीवन से अगर उसको जोड़ करके पढ़ाया जाता है या संबंधित करके पढ़ाया जाता है तो बच्चा वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से सीखता है। 30 बात करेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे, ये गलत है। निष्क्रिय मतलब बच्चे सीख नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ठीक है। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषण है, ये भी ठीक है। तो आपका BCD ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे CDP के 30 क्वेश्चन 2016 में जो सितंबर के पेपर में आए थे। तो आगे की और वीडियो आपको इस तरीके से डलती रहेंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके।